देखिए कल आपको मैंने कैटालाइसिस बताया था, ठीक है। कैटालाइटिक रिएक्शन का जो पाथवे है वो समझाया था। और एक चीज ध्यान रखिए, ये जो ग्राफ है ये स्पेशली कंपटीशन के लिए ही है, ठीक है। आपको बोर्ड्स में इसका कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। देन ये कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी है। देखो ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको दिखाया गया है क्रैक्स का या फ्री वैलेंसीज का या कॉर्नर साइट्स वगैरह का, तो ये यूज आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी आएगा और आपके बायोलॉजी में आप कैटलिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बायो कैटलिस्ट के नाम से, जिनका जिनका बायोलॉजी है उनको बोल दे रहा हूँ, आप बायोलॉजी में बायो कैटलिस्ट के नाम से पढ़ेंगे, वहां पे भी आपको काम आएगा। तो ये जो कैटलिस्ट का बेसिक फंडा है इसको ध्यान रखें, ठीक है। बायो कैटलिस्ट हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, ठीक। तो टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ ले। मेरे ख्याल से मैंने बताया है शायद, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे फेज, फेज मेरे ख्याल से बताया है। फेज क्या है? तो सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठीक है, इनको हम फेजेस कहते हैं। ये टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 3 फेज हो जाएंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस क्या होता है? तो टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस दो तरीके। अब जैसे देखो रिएक्शन जो है वो हम पढ़ते हैं किस टर्म में? मान लीजिए हमने रिएक्टेंट लिखा है, जैसे ये ए और बी, ये हमको क्या देगा? सी और डी, या कुछ भी दे सकता है, ठीक है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो इस जगह पे हम इसको क्या लिखते हैं? एस, एल, देन यहाँ पे एल मान लीजिए लिख दें या जी लिख दें। तो बेसिकली ये क्या बतला रहा है? ये हमको बतला रहा है कि ए जो है ये सॉलिड के फॉर्म में है, बी जो है ये लिक्विड के फॉर्म में है, सी जो है ये भी लिक्विड के फॉर्म में है, और डी जो है ये गैस के फॉर्म में है, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन में आपको तीनों फेजेस दिख जाते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। तो जो भी रिएक्शंस है, हर रिएक्शन में हम इन सब चीजों को यूज करते हैं। तो कैटालाइसिस का जो प्रोसेस है, कैटालाइसिस का प्रोसेस भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल को देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, गैसियस फेज कैटालाइसिस, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस में बाद में बताऊंगा क्या है। तो गैसियस फेज कैटालाइसिस में क्या है? देखिए कि जो रिएक्टेंट है वो गैस है, यहाँ पे O2 भी गैस है, और जो कैटलिस्ट यूज किया गया है ये भी आपका गैस है, ठीक है। जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों का फेज सेम हो तो हम जनरली उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है, सेम फेज वाले या सेम चीजें। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का जो फेज है वो भी गैस है, SO2 आपका गैस है, ऑक्सीजन ये भी आपका गैस है, और जो कैटलिस्ट NO है वो भी आपका गैस है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे होमोजीनियस कैटालाइसिस। तो होमोजीनियस कैटालाइसिस के लिए बेसिकली हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि इनका जो फेज है ये फेज 1 के बराबर होना चाहिए। अभी फेज 1 का मतलब क्या है? तो सिमिलर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे देखो हमने क्या किया, वाटर लिया, और इस वाटर में हम क्या करेंगे? चीनी डाल देते हैं, ठीक है। इस वाटर में हम सॉल्ट भी डाल देते हैं। तो अभी देखो तीनों क्या हो जाएगा? तीनों आराम से मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद एक सॉल्यूशन बनाएंगे, और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? वन सॉल्यूशन, ठीक है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसे हम पी सकते हैं या जिसे हम एक ही रूप में देख सकते हैं। अब जैसे तीनों को अलग अलग रखा जाए तो ये पानी, इसमें अगर हमने चीनी ले लिया और इसमें हमने क्या किया? नमक ले लिया, तो ये तीनों अभी अलग अलग है, लेकिन जब तीनों को मिक्स कर दे तो मिलने के बाद ये एक हो जाता है, ठीक। सिमिलर भाषा में या क्या बोलते हैं, बॉलीवुड की भाषा में अगर कहें तो यहाँ पे तीन जिस्म और एक जान है, तो ये तीनों जिस्म मिलकर क्या बना रहे हैं? ये एक जान बना रहे हैं। हालांकि बॉलीवुड के पिक्चर में दो जिस्म एक जान होते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेकिन तीन जिस्म और एक जान की बात कर रहा हूँ। तो ये तीन लोग हैं, तीन लोग मिलके क्या बना रहा है? ये एक ही बन रहे हैं, ठीक। तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फेज इज इक्वल्स टू 1, ठीक। फेज 1 का मतलब क्या है? हाँ, हाँ विपुल, लव ट्रायंगल, इसका दिमाग इसमें ज्यादा चलता है लड़के का, एकदम फटाक से याद आया इसको। क्यों विपुल, को छोड़ के गई क्या तुमको? गई होगी तो साइड में रोना, यहाँ रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फेज 1 की बात क्या है? अगर फेज 1
की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो भी सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, इसको हम नॉर्मल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। फेज वन का बेसिक फंडा ये होता है कि हम फिजिकल मेथड से, नॉर्मल फिजिकल मेथड से हम इसे अलग नहीं कर सकते, जैसे छन्नी के द्वारा फिल्टर करके, ठीक है, इन सब चीजों को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस क्या है? सबसे पहला है हमारा कि होमोजेनियस कैटालाइसिस। डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स अच्छा है सुनी। द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट हैव फेज इज इक्वल्स टू 1। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, इसे मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए मार्क कर दे रहा हूँ। Then, a catalytic process in which the catalyst and the reactants are in the same phase is called homogeneous catalysis। तो यहाँ पे देखिए, आपका रिएक्टेंट जो है ये भी गैस के फेज में है, ठीक है, ऑक्सीजन ये भी गैस के फेज में है, और जो यहाँ पे कैटलिस्ट है ये भी आपका गैस के फेज में है। इसे चैम्बर प्रोसेस कहते हैं H2SO4 के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। चैम्बर प्रोसेस हमने पढ़ा है इनऑर्गेनिक में, ठीक है, टर्म 1 के सिलेबस में दिया गया है ये। Then example number 2, solution phase catalysis. Both the reactants and the catalyst are in solution or liquid फेज। तो यहाँ पे देखिए ईस्टर आपका लिक्विड है, H2O भी लिक्विड है, और H प्लस जो है ये आपका सोल्यूशन फेज में। सोल्यूशन फेज कहने का मतलब है कि एक्वस फेज में दे रखा है। इस चीज का ध्यान रखें, ये जो सोल्यूशन है इसको एक्वस फेज भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो H प्लस है यहाँ पे, ये H प्लस आपके वाटर में डिजॉल्व होता है, इसीलिए हम इसको एक्वस फेज कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया है एक्वस फेज का बेसिक फंडा कि एक्वस फेज होता क्या है। तो H प्लस, ठीक है, H प्लस ये OH से जुड़ा होगा वाटर के, मतलब इस तरीके से जुड़ा होगा, यहाँ पे माइनस साइन नहीं होगा, ठीक है, ये इस तरीके से जुड़ता है, ठीक है, इसी को हम एक्वस फेज कहते हैं। अगर अगर OH माइनस होगा तो OH माइनस भी जुड़ता है, वो इस तरीके से जुड़ेगा, OH माइनस वो इस तरीके से जुड़ेगा H प्लस के साथ, ठीक है। तो ये मैंने पहले बताया है आपको कि एक्वस फेज जनरली होता क्या है, तो एक्वस फेज इसको ही कहते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, केन शुगर लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। देन आपका वाटर, और यहाँ पे वापस से H प्लस ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा, ठीक है। C12H22O11, इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो हमको दो शुगर मिलते हैं, एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का है। ये भी आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स इसे ही कहते हैं। तो ये एक आपका हायर शुगर है जिसे सुक्रोज कहा जाता है। सुक्रोज को ब्रेक करेंगे तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखने को मिलता है। देन टाइप 2 कैटालाइसिस। टाइप 2 कैटालाइसिस क्या है? तो इसे हम हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस कहते हैं। द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट हैव फेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे फेज जो है ये 2 या 2 से अधिक होगा, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए जाएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक कहने का क्या मतलब है? जैसे मैं मेजर एग्जांपल से पहले दूसरे एग्जांपल ले लूं। जैसे मैंने मिक्सचर का पहले आपको एग्जांपल कई बार दिया है, ठीक। मिक्सचर में क्या क्या होता है जो हम खाते हैं नॉर्मल घर पे, चनाचूर जो होता है हमारा, क्या क्या होगा? तो एक आपका बादाम होता है, ठीक, एक चूड़ा होता है, ठीक है, देन किशमिश भी होता है, अगर आप महंगे वाले मिक्सचर खा रहे हैं तो। थोड़ा और महंगा लोगे तो काजू भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें सेव मिलेगा, ठीक है, मूंग के दाने मिलेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो फेज होगा, फेज बेसिकली हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं? तो ये एक फेज है, ये एक फेज है, किशमिश ये एक फेज है,
काजू ये एक फेज है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को मिला के हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। तो फेज बेसिकली क्या है, हर अलग अलग चीजें जो मिक्स नहीं होंगी, जब ये मिक्स नहीं होता है तो उसको हम अलग अलग फेज गिनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने फेज मैंने लिखा, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल यहाँ पे फेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि ये सभी को हम मिला तो जरूर रहे, मिला के खा जरूर रहे, लेकिन ये आपस में मिक्स नहीं होता। आप चाहो तो लॉकडाउन में आराम से बैठ के इसको अलग अलग आप कर सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन में भरपूर समय है, तो आप आराम से बैठ के हर एक चीज को अलग अलग बादाम अलग से निकालिए, चूड़ा अलग कर लीजिए, किशमिश अलग कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फेज, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस। तो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में हमारे पास जो फेज होता है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड, हाँ मनु, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों को हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हेट्रोजीनियस में मैंने जो एग्जांपल दिया है ये सिर्फ सॉलिड का है। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या है, वैसा कैटालाइसिस जहां पे फेज दो या दो से अधिक रहेगा। डेफिनेशन क्या है, अ कैटालाइटिक प्रोसेस इन विच द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर इन डिफरेंट फेजेस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। जैसे हैबर्स प्रोसेस का एग्जांपल, यहाँ पे अमोनिया देखिए गैस के फेज में है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन जो यहाँ पे कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट किस में है, सॉलिड में। ठीक है, तो यहाँ पे फेज बदल गया, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। सेम सेकंड एग्जांपल, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल है, किस फॉर्म में है, ये है लिक्विड के फॉर्म में। उसके बाद रिएजेंट है, किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। और जो कैटलिस्ट है वो क्या है, वो आपका सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेज है वो फेज क्या है, फेज इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ फेज इक्वल टू 2 नहीं है, फेज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि आपका एक लिक्विड है, एक गैस है और एक सॉलिड है। ठीक है, लेकिन ये जो हैबर्स प्रोसेस है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ फेज इज इक्वल्स टू 2। ठीक, इस तरीके से। तो जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं क्या, सेकंड एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं कि फेज ग्रेटर देन 2, और फर्स्ट एग्जांपल के लिए फेज इक्वल टू। ठीक है, ये ऐसा एग्जांपल इस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। कैटालाइसिस क्या है, तो कैटालाइसिस वो प्रोसेस है जहां पे कैटलिस्ट का एक्टिविटी देखा जाता है। ठीक, दो टाइप के कैटालाइसिस है, एक होमोजीनियस कैटालाइसिस और एक हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइसिस किसे कहते हैं, जहां पे रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में होगा, मतलब चाहे तो वो सॉलिड में होंगे, चाहे वो लिक्विड में होंगे, चाहे वो गैस में होंगे। उसी जगह पे चाहे वो सॉरी उसी जगह पे दूसरा कैटालाइसिस क्या है, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, जिसमें रिएक्टेंट और गैस कैटलिस्ट दोनों अलग अलग फेज में होंगे, चाहे तो वो लिक्विड गैस हो, चाहे तो वो सॉलिड गैस हो, चाहे तो वो सॉलिड और लिक्विड हो। फेज वन होगा, जया किसका फेज वन होगा, जया? हाँ, होमोजीनियस का फेज वन होगा, वही चीज तो यहाँ पे लिखा है मैंने, इसको मैंने ऑब्जेक्टिव मार्क भी कराया है। ठीक है, होमोजीनियस हमेशा फेज वन होगा और हेट्रोजीनियस हमेशा फेज एक से अधिक होगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन पढ़ाया था वहां पे इसका जिक्र मैंने उस टाइम भी किया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास सेप, सॉरी, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या है, तो सेलेक्टिविटी बेसिकली, एक मिनट होल्ड करेंगे सर। सेलेक्टिविटी क्या है कि ये बेसिकली एक स्पेशल पर्पस के रिएक्शंस को दिखाता है। ठीक है, ये स्पेशल पर्पस रिएक्शंस को दिखाता है। स्पेशल पर्पस रिएक्शंस कहने का क्या मतलब है कि हर एक रिएक्शन एक कैटलिस्ट खोजता है। ठीक है, मतलब
अगर एक कैटलिस्ट को चेंज किया जाए तो हमारा प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है, इसी को सेलेक्टिविटी कहा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। और तीसरे में भी कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन यहाँ पे अगर कैटलिस्ट को बदला जाए, पहला कैटलिस्ट क्या है हमारा, निकल, तो हमको क्या मिला, मीथेन गैस और H2O। ठीक, दूसरा कैटलिस्ट हमारा क्या है, दूसरा हमने लिया है कॉपर, ZnO Cr2O3, तो हमको क्या मिला यहाँ पे, हमको यहाँ पे मिला है अल्कोहल। ठीक, तीसरा कैटलिस्ट हमने जब लिया, तीसरा हमने क्या लिया, सिर्फ कॉपर लिया है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, अल्डिहाइड। ठीक, तो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स और रिएजेंट सेम है, लेकिन बदल क्या रहा है, बदल रहा है कैटलिस्ट। ठीक है, तो हर कैटलिस्ट की अपनी एक खूबी है, हर कैटलिस्ट का अपना एक तरीका है रिएक्शन को चलाने का। उसकी जो डी ब्लॉक के जो रिएक्टिविटी है, डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉन जुड़ने का तरीका है, वो क्या करता है कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट बना के देता है। तो इसी चीज को सेलेक्टिविटी कहा गया है। डेफिनेशन क्या है, selectivity is the ability of a catalyst to direct reaction to yield particular reaction excluding others। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन डिफरेंट कैटलिस्ट आर यूज्ड। तो अगर आपको इसका पहला लाइन याद नहीं होता तो आप ये दूसरा लाइन आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, सीधा सा भाषा में क्या है कि अलग अलग कैटलिस्ट अलग अलग प्रोडक्ट देता है। हाँ, किसने हाथ उठाया था अभी, अश्विनी? कुछ बोल रहे हो क्या अश्विनी, कोई डाउट है? अच्छा ठीक है, देन नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। अब देखो थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे मैंने दो थ्योरी या तीन थ्योरी मैंने दिया है एक्चुअल में, एक दो अ, तीन थ्योरी है। ठीक है, जिसमें से आपके सिलेबस में ये फर्स्ट वाला सॉरी ये सेकंड वाला थ्योरी है, एडसॉर्प्शन थ्योरी। और आपके कंपटीशन में ये जनरली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थ्योरी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी कुछ खास नहीं है, मेन आपका थ्योरी ये सेकंड वाला है, एडसॉर्प्शन थ्योरी, क्योंकि चैप्टर हमारा एडसॉर्प्शन का ही है। ठीक है, आपको जो इस चैप्टर के लिए पढ़ना है बोर्ड्स के लिए, वो आप एडसॉर्प्शन थ्योरी पढ़ेंगे। बाकी मैं तीनों पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो सबसे पहला, अब देखिए ये थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, ये आपको यहाँ पे भी मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, देखो मैंने आपको जब वो ग्राफ पढ़ा, जब वो ग्राफ मैं आपको बता रहा था, तो वहां पे मैंने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी बताया था, और वहां ये बताया था कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ एनर्जी लूज करता है, मतलब एनर्जी उसका नीचे लेके आता है। क्यों लेके आता है, तो उससे लूज बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट करता क्या है, बेसिकली एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, और इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का जो एनर्जी है, वो एनर्जी बेसिकली लो होता है। ठीक, जिससे कि ये मेन प्रोडक्ट को बना सके। ठीक है, जिससे कि ये मेन प्रोडक्ट बना सके। तो यहाँ पे हम उसी चीज को देखेंगे। द थ्योरी वाज गिवन बाय क्लीमेंट एंड डिसॉर्मस इन 1806। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the catalyst combines with one or more of the reactants to give an intermediate product। तो यहाँ पे देखिए KClO3 ये इस कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, KCl और 3O2। ठीक है, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट है KCl और 3O2। तो इस चीज को हम अगर इस थ्योरी के हिसाब से देखें तो ये क्या कहता है कि KClO2 MnO2 के साथ पहले रिएक्ट करके क्या बनाएगा, KMnO4। ये आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट है, एक बीच का प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट ज्यादा देर तक रहता नहीं।
फिर ये क्या करता है KMnO4, ये ब्रेक होता है किसमें, ये ब्रेक होगा आपका K2MnO4 में, जिसे हम सेकेंड इंटरमीडिएट कहेंगे, सेकेंड बीच का प्रोडक्ट कहेंगे। फिर ये K2MnO4, देखिए K2MnO4 यहाँ पे आपका सेकेंड इंटरमीडिएट है, ये सेकेंड इंटरमीडिएट है। ये क्या करता है, यहाँ के प्रोडक्ट से रिएक्ट करता है, ठीक है, Cl2 से रिएक्ट करता है और आपको क्या देता है, KCl और O2। तो KCl और O2 यहाँ पे प्रोडक्ट में हमको मिल गया, और जो MnO2 है, ये MnO2 इस जगह पे जो कैटलिस्ट था, ठीक है, ठीक पूरा का पूरा कैटलिस्ट हमें वापस मिल जाता है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन बेसिकली इसी चीज को समझाता है कि कैटलिस्ट क्या करेगा, मेन रिएक्टेंट के साथ एक प्रोडक्ट बनाएगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, जो ज्यादा देर तक रहता नहीं, और उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनाएगा जो हमें वापस से फाइनल प्रोडक्ट की ओर लेके चले, ठीक है। तो इसी चीज को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन कहा गया है। देन which either decompose or reacts with other reactants to give product and rearranging the catalyst, ठीक है। तो जो कैटलिस्ट प्रोडक्ट बनाता है वो वापस से क्या करता है कि आपके मेन रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा या प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेगा और आपको फाइनली जो प्रोडक्ट चाहिए वो बना के ये देता है, ठीक है। तो ये आप नोट्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो आपके केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में तो वापस से आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे थ्योरी में दिया गया है और वहां पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर। द नेक्स्ट है आपका एडसॉर्प्शन थ्योरी। एडसॉर्प्शन थ्योरी इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है जो आपको जनरली 3 नंबर के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। इसे मैं VVI मार्क कर रहा हूँ फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। अब देखो इसके इसके लिए सबसे पहले हम इसके ड्राइंग पे चलते हैं। जो चीज है इसका ड्राइंग है, ड्राइंग आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आपको थ्योरी आसानी से समझ में आ जाएगा। कैटलिस्ट का सरफेस आपको दे रखा है, कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज, और यहाँ पे रिएक्टेंट्स है। अभी रिएक्टेंट क्या करेगा, रिएक्टेंट जो है इस कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा, लूज बॉन्ड बनाएगा, ठीक। अब देखिए इस जगह पे ए और बी इस तरीके से आपको यहाँ पे जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद ए और बी कैटलिस्ट के वजह से खुद के बीच में एक बॉन्ड बनाता है, ठीक। फिर कैटलिस्ट के वजह से ये क्या करता है, कैटलिस्ट का जो बॉन्ड है इसको ये ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद हमें प्रोडक्ट बना के देता है, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सा जो हमने इससे पहले थ्योरी पढ़ा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन थ्योरी, तो आप कह सकते हो कि वो थ्योरी और ये थ्योरी लगभग एक जैसा है, ठीक, लगभग एक जैसा है, एक जैसा हम कह नहीं सकते लेकिन लगभग एक जैसा है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले थ्योरी में भी कैटलिस्ट प्रोडक्ट बना रहा था रिएक्टेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी कैटलिस्ट जो है रिएक्टेंट के साथ आके चिपक रहा है, लेकिन चिपकने का प्रोसेस अलग है। अब जैसे देखिए मैंने क्लास में एक फिगर बताया था आपको कि ये हमारा कैटलिस्ट है, इसके ऊपर रिएक्टेंट आके ऐसे चिपकता है, ठीक है। फिर चिपकने के बाद ये क्या करता है, रिएक्टेंट आपस में इस तरीके से बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और फिर इस बॉन्ड को ये ब्रेक करके अलग सा प्रोडक्ट तैयार करता है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे इस पूरे ड्राइंग्स में मैंने दिखाया। ये आपका एडजॉर्बेट है और ये एडजॉर्बेंट हो गया। तो ये आपका बेसिक एडसॉर्प्शन का थ्योरी है, ठीक। इसी चीज को हम लोग पॉइंट्स में देखेंगे और पॉइंट्स में लिखेंगे। देखो यहाँ पे इतना जो राम कहानी मैंने लिखा है, ठीक है, ये इतना राम कहानी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कंसिडर ए रिएक्शन A प्लस बी gives C और D। तो there are 5 steps involved: diffusion of reactants to the surface of catalyst, मतलब ये जो सरफेस है कैटलिस्ट का, इसके ऊपर आके A और B ये दोनों आके डिफ्यूज करेंगे, मतलब इसके ऊपर आके सिर्फ चिपकेगा, पहला काम। दूसरा स्टेप क्या है कि सम
form of association between the catalyst surface and the reactant occurs. तो यहाँ पे जो स्टेप 2 है, यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, मतलब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों आके जुड़ रहे हैं. दिस इज अज्यूम्ड टू बी एडसॉर्प्शन. तो जब ये रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पे आके जुड़ता है, इसे हम कहते हैं एडसॉर्प्शन प्रोसेस. ठीक है. देन पॉइंट नंबर 3 क्या है? तो अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस. ये जो यहाँ पे इंटरमीडिएट पोजीशन लिखा है, यहाँ पे हमको बेसिकली रिएक्शन देखने को मिलता है. कैटलिस्ट की वजह से ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है. देन पॉइंट नंबर 4 क्या है? डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस. और पांचवा क्या है? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस. तो जो चौथा और पांचवा है, तो चौथा यहाँ पे मुझे दिखता है डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, मतलब सरफेस को छोड़ने का वो प्रक्रिया चालू हो गया कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट के बीच का. उसके बाद पांचवा स्टेप क्या है? तो कैटलिस्ट जितना हमने यूज किया था वो वापस से रिकवर होता है, जितना पहले था उतना ही बाद में भी होना चाहिए, और उससे जो प्रोडक्ट है वो निकल के अलग हो जाता है. तो ये इसका बेसिक 5 स्टेप है. ठीक है. आप एग्जाम में ये इतना पूरा याद नहीं करेंगे, ये मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है. आप जब नोट्स बनाओगे तो नोट्स में आप यहां से लिखोगे द कैटालाइटिक एक्टिविटी. ठीक है. द कैटालाइटिक एक्टिविटी इज लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट. द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स. तो ये उसका 5 स्टेप्स है. मैं 5 स्टेप्स को पॉइंट आउट कर दे रहा हूं ताकि आप आराम से अपने नोट्स में लिख सके. ये फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप, ये आपका थर्ड स्टेप, ये आपका फोर्थ स्टेप, और ये आपका फिफ्थ स्टेप है. ठीक है. क्लियर है यहाँ पे? ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है या कुछ इसी में कुछ और वापस रिपीट करूं? बाकी लोग? विक्रम को क्लियर है, बाकी लोगों को? ठीक है. देन नेक्स्ट है एसिड बेस कैटालाइसिस. Homogeneous catalysis in solution is brought about by acids and bases. किसी भी solution में जो homogeneous solution होता है और वहां पे हम catalyst की बात करें तो वो acid और base की बात की जाती है. क्यों? क्योंकि solution में जनरली हम लोग water यूज करते हैं या कोई भी solvent यूज करते हैं, तो वहां पे aqueous फॉर्म में यूज किया जाता है. ठीक है. तो अगर एक्वस फॉर्म में यूज किया जाता है तो जाहिर सी बात है एक एसिड का पार्ट मिलेगा और एक बेस का पार्ट मिलेगा, इसीलिए हम इसको एसिड बेस कैटालाइसिस भी कहते हैं. तो ऑन द अदर हैंड, स्टडीज डन बाय अरेनियस एंड ओस्टवाल्ड इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर एंड नाइट्राइट्स, इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट in acid base catalysis it is the hydrogen ion or hydroxyl ion which acts as catalyst. तो कहता क्या है ये कि जो अरेनियस का और ओस्टवाल्ड का कॉन्सेप्ट है, इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेप्ट दिया है. H प्लस क्या होगा? ये होगा एसिड, और OH माइनस क्या होगा? ये होगा बेस. ठीक है. तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिकली इन लोगों ने इन दोनों को लेके ही दिया है, तो इसका मतलब है वाटर को लेके दिया होगा. ठीक. तो अगर वाटर है तो जाहिर सी बात है H प्लस और OH माइनस आयन ही एक्टिव रहेंगे, इसीलिए इनको कंपल्सरी एसिड बेस कैटालाइसिस कहा गया. मतलब जो भी यहाँ पे कैटलिस्ट है वो या तो H प्लस कैटलिस्ट के जैसा काम करेगा या तो OH माइनस कैटलिस्ट के जैसा काम करेगा. एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस कैटालाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन ईस्टर. तो यहाँ पे एक ईस्टर दिया गया है, इसका हाइड्रोलाइसिस. और हाइड्रोलाइसिस का ईस्टर क्या बनेगा? या हमको एसिड मिलता है और एक अल्कोहल मिलता है, जो रिएक्शन आपने कई बार पढ़ा है. और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है? H प्लस और OH माइनस एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं. ठीक है. तो इसीलिए इसको एसिड बेस कैटालाइसिस कहा गया है. देन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. केन शुगर को ब्रेक करना. देखिए यहाँ पे केन शुगर है जिसको सुक्रोज कहा जाता है, इसको तोड़ा जाता है किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में. और ये जो वाटर है यहीं से हमको कैटलिस्ट मिलता है. कैटलिस्ट क्या मिलता है? तो H प्लस हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट है, जो क्या देगा? ग्लूकोज देगा और फ्रक्टोज देगा. एक आपका ग्लूकोज हो जाएगा और एक आपका फ्रक्टोज हो जाएगा.
ठीक। तो देखो हम लोग जो भी नेचुरल शुगर खाते हैं, यहाँ पे ये जो केन शुगर लिखा है, ये जो सुक्रोज है, ये आपका नेचुरल शुगर है। नेचुरल शुगर हमेशा टूटता है और आपको ग्लूकोज वगैरह बना के देता है। हम जो घर पे खाते हैं चीनी, वो ग्लूकोज है। फ्रक्टोज हम खाते नहीं, इस चीज का ध्यान रखें। देन डिकम्पोज ऑफ नाइट्रामाइड NH2NO2। ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, N2O और H2O मिलेगा। तो यहाँ तो OH है, ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिड बेस कैटालाइसिस कहते हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ द सिलेबस, ये आपके बोर्ड के सिलेबस से बाहर है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है। और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, आपको ये एसिड बेस कैटालाइसिस बायोलॉजी में काम आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है। देन इसके बाद हम एंजाइम कैटलिस्ट पढ़ेंगे। तो एंजाइम कैटलिस्ट मैं कल स्टार्ट करूंगा। ठीक है। क्लास यहीं पे मैं बंद कर रहा हूँ।